नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, अब तो कुछ घंटे ही रह गए ईवीएम खुलने में। गहमा गहमी शुरू हो ही गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को क्या हो गया है? कभी कह रहे हैं 3 जगहों पर उपचुनाव होना चाहिए और कभी कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। आप उनकी पीड़ा का अंदाजा उनके बदलते हुए बयानों से, मतदान के समय उनकी आक्रामकता से, उनकी सक्रियता से और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाए और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सीधे फोन लगाने से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगाने से आप अंदाजा लगाइए कि उनकी मनःस्थिति क्या थी। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। कहाँ तो वो 9 की 9 सीट जीतने की बात कर रहे थे और कहाँ करहल को तो हम छोड़ दें, चलो उनके अपने घर की सीट है और वहाँ उनके अपने यानी यादव बहुतायत में हैं। पर जो दो और सीटों पर ये कहा जा रहा था कि वो संघर्ष में है और करीबी मुकाबला है, वहाँ भी उनके पैर उखड़ते हुए दिखाई दिए। कुंदर एक आपका कुंदर की जो और एक आपका शीशामऊ और मीरापुर में जो कुछ हुआ है वो तो हमारे और आपके सबके सामने है। किस तरीके से इन्होंने केवल 22 सेकंड की एक वीडियो काट करके वायरल कराई और एक शलभ मणि त्रिपाठी जो अब एमएलए हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्होंने मुरादाबाद के, क्योंकि इधर कुंदरकी में कुछ ज़्यादा ही बवाल काटा गया रिजवान के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा और अखिलेश यादव के द्वारा, और जो उनके करीबी हैं और जो वहाँ के पत्रकारों की सूची शलभ मणि त्रिपाठी ने जारी की सोशल मीडिया पर, मोस्टली मुसलमान, सारे पत्रकार, सारे यूट्यूबर, वहाँ पर करीब 100 यूट्यूबर हैं वो भी मुस्लिम। तो ये लोग किस हद तक जा सकते हैं दुष्प्रचार करने में, फेक नैरेटिव आगे बढ़ाने में और पूरी व्यवस्था को, यानी चुनाव के काम में लगे हुए कर्मचारी अधिकारियों को भी, शासन प्रशासन को भी और योगी सरकार को भी किस तरीके से बदनाम करने की एक मुहिम में लगे हुए थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मीरापुर की जो वीडियो 22 सेकंड की जारी की अखिलेश यादव ने, उसकी कुल लेंथ 1 मिनट 40 सेकंड की है, यानी करीब करीब 1.25 मिनट की वीडियो है। उसमें से केवल 22 सेकंड की वीडियो इन्होंने वायरल की थी। और 22 की ही क्यों की थी, बाकी की क्यों खा गए, ये उस पर क्यों बैठ गए? क्योंकि उसमें वो जो एसएचओ अपने हाथ में पिस्टल लेकर के लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा, केवल इनको वो पार्ट दिखाना था। उससे पहले जो पथराव हुआ था पुलिस फोर्स पर, उसको ये लोग काट करके अलग कर चुके थे। वो नौबत क्यों आई, उन्होंने पिस्टल क्यों निकालनी पड़ी है, वो सारा खा गए, यानी उसको छिपा गए। बहुत षड्यंत्रकारी दिमाग की तरह इन्होंने वो सब किया और ये शो करने की कोशिश की कि जैसे बिना वजह ही पिस्टल निकाल करके वो लोगों को धमका रहे हैं और वोटिंग के लिए जाने से रोक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर जिन 3 क्षेत्रों में ये बात कर रहे हैं कि दोबारा मतदान होना चाहिए, इसको रद्द करके फिर से चुनाव होने चाहिए, इन 3 क्षेत्रों का वोटर परसेंटेज जरा देख लीजिए निकाल करके कि कितना हुआ है, वहाँ पर टर्नआउट कितना आया है। तो वहाँ तो सर्वाधिक टर्नआउट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फेक नैरेटिव फैला रहे थे कि वहाँ पर मुसलमानों को, बुर्का नशीन लोग, महिलाओं को वोटिंग नहीं करने दी गई है। ऐसे भी वीडियो आए हैं कि पोलिंग बूथ में 3-3 महिला, बुर्का नशी महिलाएं खड़ी हुई हैं और वो एक दूसरे से सलाह करके वोट डाल रही हैं।
तमाम ऐसे मतलब लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं, कहीं कोई बाधा नहीं थी। सिर्फ इतना हुआ है कि जो संदिग्ध लोग थे उनको रोक करके बस उनसे पूछताछ की गई है और उसी पर इन्होंने बवाल काट दिया। ये जो बस कुंदरकी वाला मामला है, मुरादाबाद वाला मामला है, जी। वहाँ तो स्पष्ट रूप से ये जो इनके रिजवान कैंडिडेट हैं, हुँ, ये पूरी तरह बौखलाए हुए थे। तो भई केवल भारतीय जनता पार्टी का ही जो प्रत्याशी है, वो गैर मुस्लिम है। बाकी सारे दलों के मुस्लिम ही कैंडिडेट हैं और वहाँ पर तुर्क और गैर तुर्क वाला मामला भी बन गया है। तो इसलिए तुर्क वर्सेस पठान भी वहाँ बन गया है। इसलिए हुँ। अखिलेश यादव भी और वहाँ का इनका कैंडिडेट भी पूरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे थे। सर खुद तो जातियों में बाँटते रहते हैं और अगर वहाँ पर तुर्क और पठान बँट गए हैं तो उससे इनके पेट में दर्द होनी शुरू हो गई है। और आप ये देखिए कि जिस तरह से आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन ने एक बैठक की थी और ऐलान किया था कि हमारी 293 सीटें आ रही हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब जब मतगणना में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं तो अखिलेश यादव ने भी राहुल की तरह से ये कहना शुरू कर दिया कि 9 की 9 सीटें हमारी आ रही हैं। सर, क्या डर गए हैं इस वक़्त अखिलेश यादव जो सुपर सक्रिय नजर आ रहे थे मतदान के दिन? मतलब बार-बार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, एक्स पे ट्वीट कर रहे थे। नतीजों से पहले और संसद सत्र से ठीक पहले जिस तरह की पेशबंदी राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए कल, अदानी के किसी मामले को लेकर के, और वो भी मामला क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क की किसी जिला अदालत में किसी ने कोई शिकायत की, हुँ, अभी उसकी सुनवाई होनी है, अभी उसमें तमाम जो हैं वो चीज़ें सामने आनी हैं और अभी उसकी पूरी सच्चाई भी सामने आनी है। जितनी आई है उसमें भी खुद राहुल गांधी की एक छत्तीसगढ़ सरकार भी सवालों के घेरे में है। एक हुँ, इनके सहयोगी यानी डीएमके की तमिलनाडु सरकार भी हुँ, सवालों के घेरे में है। हुँ। जो आपके अ, नवीन पटनायक की सरकार थी वो उड़ीसा घेरे की में है। हुँ, कुल मिलाकर के 5 सरकारें और जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग है उसमें, हुँ, ये सब सवालों के घेरे में है, यानी विपक्षी दलों की सरकारों को ही पुजापा चढ़ाया होगा अगर हुँ, अडानी ने चढ़ाया है। हालांकि अडानी का जो वक्तव्य आया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि ये सब बेसलेस है, ऐसा हुँ, कुछ नहीं हुआ है, आधारहीन है, हम ये चीजें साबित कर देंगे। और पहले भी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी और उस पर जो वितंडा किया गया था, पूरा बवाल फैलाया गया था, पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई थी, पूरा एक सेशन ही जो है वॉश आउट कर दिया गया था। और उसमें भी जांच पड़ताल में क्या निकला, सेबी की भी जो जांच हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें भी क्या निकला। तो अगर सेबी जो कुछ आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसको अगर सही बता दे तो सेबी बहुत अच्छी है, हुँ, वरना सेबी की जो भी प्रमुख हैं उनको भी हटाइए, उनको भी फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट या दूसरी जांच एजेंसियां या संस्थान आपके फेवर में कोई फैसला नहीं दे रही हैं तो वो भी सब खराब हैं। ये तो लंदन से लेकर के अमेरिका तक में बैठ कर के वहाँ के मीडिया हुँ, में ऑलरेडी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ का मीडिया पक्षपाती है, तटस्थ और स्वतंत्र नहीं है, वहाँ का चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, यानी वो सरकार के दबाव में काम करता है, वहाँ की न्यायपालिका भी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी प्रेशर में काम कर रही है। यानी हिंदुस्तान में लोकतंत्र के जितने भी पिलर्स होते हैं, वो सब इनकी दृष्टि में वो सब बेकार हो चुके हैं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो ये बांग्लादेश की तरह यहाँ अराजकता पैदा करने का ग्राउंड बनाते रहते हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर जब भी यात्रा पर जाते हैं। और देश के बाहर जब भी यात्रा पर जाते हैं तो उसका भी एक एजेंडा होता है और वो किन के इशारे पर काम कर रहे हैं और अल्टीमेट गेम क्या है, ये अब देश की जनता भी समझ चुकी है। तो जो बिल्कुल कल सर। की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो इसलिए थी
कि झारखंड और महाराष्ट्र के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें ब्लेम सीधे सीधे राहुल गांधी पर ही आएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही आएगा। तो अपना सिर बचाने के लिए पहले से ऐसा बवाल खड़ा कर दो, ऐसा विषय ले आओ, उस पर जो है मीडिया को उलझा दो और बहस शुरू करवा दो, ताकि जो नतीजे आए उसमें फिर इनकी काबिलियत पर, इनकी लीडरशिप पर सवाल ही खड़े ना हो। तो पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है। मैं तो एक हफ्ते पहले कह रहा था कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे और एक दिन छोड़ करके जब 25 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, तो ये क्या मुंह लेकर के पार्लियामेंट सेशन में सदन के भीतर कदम रखेंगे। लेकिन आप देखिए, ये कदम नहीं रखेंगे, ये बवाल करेंगे, ये पार्लियामेंट को बिल्कुल। चलने नहीं देंगे। ये अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पहले सदन शुरू होने से पहले बाहर बड़ी बड़ी तख्तियां हाथों में लेकर के तमाशा करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के भीतर तमाशा करेंगे, ये पार्लियामेंट सेशन को नहीं चलने देंगे। ये एक तीर से कई निशाने साधने वाले हैं। इनकी गर्दन बची रहे, इनका सिर बचा रहे लगातार हारों से। भाई, आप लोकसभा चुनाव हारे, आप हरियाणा हारे, आप जम्मू कश्मीर में भी हारे, 90 में से केवल 6 सीटें आई। अब आप झारखंड में भी हारेंगे, अब आप महाराष्ट्र में भी हारेंगे। तो सवाल ये है कि कितने चुनाव अब तक हार चुके हैं राहुल गांधी की लीडरशिप में। इससे पहले 88 चुनाव हार चुके हैं। अब ये 2 और जुड़ जाएंगे तो 90 चुनाव हो जाएंगे जिसमें ये हारे हैं। तो हार का जिक्र ही ना हो। तो एक तो इनका तरीका है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू करो, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल फेंकना शुरू करो, और जो जो जीतने वाली पार्टी है उसकी जीत को संदिग्ध करो, इस तरह का माहौल बना दो। इकोसिस्टम इनके पास है ही, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। दूसरा, किसी एक मुद्दे को ले आओ, कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार, अब फिर से अडानी, पहले हिंडनबर्ग, अब फिर से अडानी। तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ लो पार्लियामेंट सेशन से पहले, ताकि सवाल जो काट सके। जो आपको कटघरे में खड़े करने वाले सवाल हैं उनसे तो लोगों का ध्यान हट जाए और दूसरे मुद्दों को आप आगे लेकर के जाओ। तो वही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं अंजू जी, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जी सर, फिलहाल तो उनकी यही कोशिशें हैं सर। लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन वो जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उस पे कैसी मारामारी मच गई है। मतलब पटोले कहते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव जीतने जा रहे हैं, उधर संजय राउत कहते हैं कि सीएम जो है वो तो कांग्रेस से हो ही नहीं सकता। तो सर, इनमें तो पहले से ही सिर फुटब्बल शुरू हो गया, जबकि अभी तो नतीजे भी नहीं आए, शहर बसा नहीं है, उचक्के पहले आ गए। अजित पवार और उद्धव ठाकरे में इस बात को लेकर के होड़ है कि छठे नंबर पर कौन रहेगा और 5वें नंबर पर कौन रहेगा। मुख्यमंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, अजित पवार और उद्धव ठाकरे, इन दोनों का सबसे खराब प्रदर्शन रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। मेरी बात नोट करके रख लीजिए, कल जब नतीजे आएंगे तब आप देख लीजिएगा कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। अजित पवार भी 6 नंबर पर रह सकते हैं और उद्धव ठाकरे भी 6 नंबर पर रह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाएंगे भाई। लेकिन ये तो वो ऐसी बारात है जिसमें पता नहीं कौन कौन जो हैं इनके साथ चल रहे हैं और किस नीयत से चल रहे हैं। तो वो शुभ विवाह और फेरे ठीक तरीके से हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले ही जूतों में दाल बट रही है, और ये पहले से ही बट रही है। पहले टिकटों को लेकर के, सीटों को लेकर के, कि हम तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हम इससे कम सीटों पर तो कैसे लड़ सकते हैं। तो इनको याद दिलाया गया, भाई भारतीय जनता पार्टी तो आपकी तमाम बदतमीजियां और बकवासबाजी सहन करती रही है, यहाँ तो नहीं चलेंगी ये सब चीजें। जिस तरह की बातें संजय राउत और उद्धव ठाकरे 2014 से 2019 के बीच में करते रहे,
और टॉप लीडरशिप के बारे में करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में करते रहे, जबकि केंद्र में भी ये शामिल थे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी शामिल थे। तो वो तो बर्दाश्त करते रहे 5 साल भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तो 2 मिनट में इनकी हैकड़ी निकालते हैं। और यही अभी आप देखिएगा, हालांकि जो भी वहां से संकेत और संदेश हैं उसमें तो ये 3 में है ना 13 में है। ये इनकी जो पोजीशन है, देखिए पहले नंबर पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। बस मेरी दिलचस्पी इसमें है कि वो 100 के कितना आगे बढ़ने वाली है। और दूसरे नंबर पर वहाँ जो आएगी वो एकनाथ शिंदे और कांग्रेस के बीच में रहेगा। और तीसरे चौथे नंबर के लिए शरद पवार और आपके एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे में टक्कर रहने वाली है। हम्म, एकनाथ शिंदे और कांग्रेस में भी वैसे कंपटीशन है। एकनाथ शिंदे की पार्टी अच्छा कर रही है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। और किसी को कोई शक संदेह है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, इनकी सरकार बनने जा रही है। और मेरी तो वहाँ चूंकि लगातार बात होती रहती है, और भाऊ तोरसेकर जैसे हमारे वहाँ, जिसको मैं महाराष्ट्र की दाई कहता हूँ, जी। वो वहाँ है, तो वो तो बताते हैं कि बिना अजित पवार के भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी 160 क्रॉस करने जा रही है। तो एक तरफा जैसा ही चुनाव परिणाम वहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर भी मैं कहता हूं कि कोई चमत्कार ही हो गया तो भैया हम भी नमस्कार कर लेंगे कि हाँ ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहां से जिस तरह की सूचनाएं हैं, वहां तो ना कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है और ना ही उद्धव ठाकरे अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं वहां पर। हम्म, और पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पड़ती है, वहां वो हार्डली 25 से 30% सीटें ही निकाल पाती है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लो। और जो प्रदीप गुप्ता के का एग्जिट पोल आया है, उसमें भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 175 से लेकर के 190 तक सीटें जीतने जा रही है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी शिंदे और अजित पवार का गठबंधन है, वो 190 तक सीटें जीत सकता है और ये संख्या 200 तक भी जा सकती है। और भाऊ का भी यही आकलन है, उनका तो ये दावा है हम्म। कि ये तीनों मिलकर के, यानी शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे, तीनों ही मिलकर के 3 फिगर में नहीं जाएंगे, 100 से नीचे रहेंगे। सर ये चुनाव बड़ा अजीब भी रहा, क्योंकि अगर एक तरफ बटोगे तो कटोगे का नारा था, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि जो मुस्लिम संगठन है, उलेमा हिंद, जो वक्फ बोर्ड, उलेमा हिंद बोर्ड जो है उलेमाओं का, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, आप देखिए उनके बीच में किस तरह से अक्टूबर के महीने में डील हो गई थी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की। बाकायदा 17 सूत्री कार्यक्रम सामने रखा गया सर कि क्या क्या शर्तें हैं उनकी, और चिट्ठियां दी शरद पवार और पटोले ने कि हाँ हमको ये शर्तें मंजूर हैं। तो आप सोचिए किस तरह का होमवर्क ये लोग करते आए हैं, पहली बार सब कुछ पब्लिक डोमेन में आया। इन 17 में से 14 मांगे ऐसी हैं जो 1929 में जिन्ना ने उस समय के अंग्रेज शासन के सामने रखी थी और कांग्रेस के सामने रखी थी। और जिन्ना ने वो बंटवारे की नींव मानी जाती है वो 14 मांगे। बताइए। तो वो 14 मांगे तो यहाँ हैं ही, उसमें 3 और इन्होंने जोड़ करके 17 मांगे रखी। और कैसी कैसी भयानक मांगे हैं। हम्म। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया दिया जाए। हम्म। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया दिया जाए विकास कार्यों के लिए। कौन से इस विकास कार्य करता है सर वो? इसके अलावा और जमीनों पर कब्जा करेंगे, हाँ। और मुहिम चलाएंगे आगे, और पैसा बांट करके हिंदुओं को काटने का जो है बंदोबस्त करेंगे, और उपद्रव करवाएंगे, सड़कों पर नंगा नाच नाचेंगे, करेंगे, आगजनी करवाएंगे, तोड़फोड़ करवाएंगे।
तो यही सब तो ये सब जितने कट्टरपंथी हैं यही पूरे देश में यही तो कर रहे हैं। तो इसके अलावा साहब 10% आरक्षण दीजिए आप महाराष्ट्र में मुसलमानों को। तो कैसी-कैसी कितनी खतरनाक माँगे हैं, और ये उसको अगर उस पर ये सहमति की मोहर लगा रहे हैं, तो आप सत्ता में आने के लिए मतलब देश में एक तरीके से ये तुष्टीकरण की नीति अपनाएँगे, और देश का विभाजन जिस बेस पर हुआ था, जिन माँगों के बेस पर हुआ था, उसी तरह वही। के सूरत-ए-हाल आप फिर से पैदा कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है, और जिस तरीके से 10 दिन के भीतर ये सज्जाद नोमानी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हुँ, अलग-अलग इंटरव्यूज़ दिए, वीडियो जारी किए, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि ये सब डेस्परेट हैं पूरी तरीके से कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को सत्ता में आने से रोको, और महाराष्ट्र पर येन केन प्रकारेण कब्जा करो। इसमें देश के भीतर की ताकतें भी लगी हुई रही और देश के बाहर की ताकतें भी लगी रही। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा खेल हो रहा है और कितना बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कि भाजपा को उसने हरियाणा तो जीत लिया है। एक ऐसा स्टेट हरियाणा और महाराष्ट्र जो आपके पार्टी के कोष को भी समृद्ध करता है, हुँ। राजस्व देता है, और जो सत्ता में होते हैं वो भी अपना घर भरते हैं। किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ टेंडर और ये और वो पता नहीं क्या-क्या। तो वहाँ की सत्ता पर किसी भी तरीके से काबिज़ हो जाओ, क्योंकि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। हुँ। वहाँ तमाम मल्टीनेशनल्स के भी और वित्तीय संस्थानों के भी मुख्यालय हैं, तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ कब्ज़ा कर लो। तो इसके लिए फिर जो भी तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं, मुस्लिम जो कट्टरपंथी चेहरे हैं, वो अगर ब्लैकमेलिंग पर उतारू हैं, आपके सामने इस तरह की माँगें रख रहे हैं, तो उनको भी आँख बंद करके मान लो। तो ये देश के हित में तो नहीं हो सकता है, समाज के हित में तो नहीं हो सकता है। तो जिस तरह की वहाँ पर हरकतें हो रही हैं, क्या हम ये मान कर के चलें कि इसका रिवर्स कुछ नहीं हुआ होगा वोटिंग के समय? लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे मियाँ बनने के बाद से किस तरह का खेल खेल रहे हैं। इसलिए जो हिंदू एकजुटता हमें हरियाणा में दिखाई दी थी हुँ। और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दी थी, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ऐसे ही नहीं जीत ली है, वो हिंदुओं की एकजुटता की वजह से ही जीत पाई है। वही हिंदू एकजुटता अब योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सीधे एक लाइन लेने पर वो एकजुटता हमें इन दोनों स्टेट में भी दिखाई देगी, और उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी दिखाई देगी। तो सर। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि झारखंड में तो किसी को संदेह नहीं है, हुँ। भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ कह रहे हों, पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आ रहा है। पर सर, आपको लगता है कि जैसे ये जो बँटोगे तो कटोगे जो नारा था, इसको लेकर अजीत पवार भी बड़े उन्होंने ऐतराज़ जताया था कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। फिर पंकजा मुंडे तो बीजेपी से आती हैं, उन्होंने भी ऐतराज़ जताया यहाँ नहीं चलेगा। तो आपको लगता है इसके चलते कहीं न कहीं कोई असमंजस की स्थिति बनी होगी एनडीए के लिए ख़ास तौर पर? या लोगों ने इन नेताओं की बातों की तरफ ध्यान ही ना दिया हो? देखिए, पंकजा मुंडे को तो कितनी राजनीतिक समझ है, और वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक अ, अनुशासन हुँ। जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाता है, उससे कितना भिज्ञ हैं और कितना उसके प्रति समर्पित हैं, उस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, और इन नतीजों के बाद और जब वहाँ सरकार बनेगी तो उसके बाद मुझे लगता है कि पहला नंबर पंकजा मुंडे का ही आने वाला है। उन पर तो अनुशासन की गाज गिरना बिल्कुल तय है।
अनुशासन की गाज नहीं भी गिरी तो उनको ऐसा अलग थलग कर दिया जाएगा पार्टी में कि वो अभी तक जो थोड़ा बहुत लिहाज था गोपीनाथ मुंडे की वजह से था कि वो सीनियर मोस्ट नेताओं में से थे और नरेंद्र मोदी ने उनको केंद्र में अपनी सरकार में एक स्थान दिया था। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद तो जो अगली पीढ़ी है, चलिए उसको मौका भी दिया गया। ये लोकसभा चुनाव भी हार गई, फिर विधान परिषद में भी इनको भेजा। इसके बावजूद इनकी जो बयानबाजी है और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी लाइन के इतर जाने की जो एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है, तो उसको कम से कम पार्टी चुनाव परिणाम आने तक, सरकार बनने तक तो खामोश रहे, लेकिन उसके बाद तो उनका इलाज होना निश्चित है। अजित पवार का और अशोक चौहान का जहां तक प्रश्न है, और ये पंकजा मुंडे का भी, पंकजा मुंडे आती हैं कहां से? बीड़ से आती हैं। इसी तरीके से अशोक चौहान जो हैं वो नांदेड़ से आते हैं, और आपके ये अजित पवार अकेले हैं इस महायुति में जिन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, उनको टिकट दिए हैं। तो उस लिहाज से उनको लगा होगा कि मैं जरा अपने मतदाताओं को संभाल लूं, एक बयान ही तो देना है, तो उन्होंने एक बयान जो है वो अपना उछाल दिया। लेकिन उस बयान ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के कान खड़े कर दिए हैं और उनका कुल मिलाकर के प्रयास था। आपने नोट किया होगा लास्ट के 2 दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बिताना चाहते थे, पर योगी आदित्यनाथ को कहा गया कि नहीं, आप ऐसा करिए कि महाराष्ट्र पर ही फोकस कर दीजिए। क्यों किया गया ये? बस इसलिए किया गया था कि बिना अजित पवार के भी सरकार बना ले जाएं, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की आ जाएं कि अजित पवार की जरूरत ही ना पड़े। अजित पवार ने हालांकि संकेत भी दिए हैं, और अभी जो बिटकॉइन को लेकर के वीडियो वायरल हुए हैं सुप्रिया सुले के, उसमें भी उनका बयान आ गया कि ये आवाज तो मेरी बहन की ही है, मैं जानता हूं उनकी आवाज है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक पोजीशनिंग ले रहे हैं और बीजेपी नेतृत्व को ये संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो आप ही के साथ रहने वाला हूं। और ये बयान देने के बाद शरद पवार या सुप्रिया सुले अब उनको एमबीए में दाखिल होने देंगे आसानी से? कोई बहुत ही राजनीतिक मजबूरी हो तो अलग बात है, पर इसके बाद तो उनके दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला है। इसमें तो सुप्रिया सुले और जितने भी नाम आ रहे हैं, नाना पटोले से लेकर के तमाम लोगों के, उन पर सरकार बनने के बाद आप देखिएगा कि कार्रवाइयां होनी तय हैं। तो ऐसे में वहां का जो भी रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो भी फैसले लेने वाला है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सर वही मैं समझना चाह रही हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है, सीएम बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं या एकनाथ शिंदे ही कंटिन्यू करेंगे? वहां कुछ पेचीदगियां हैं, उन पेचीदगियों को समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो हमें जो मराठा पॉलिटिक्स है वहां की, उसकी संवेदनशीलता को जाने पहचाने बिना हम चर्चा भी नहीं कर सकते महाराष्ट्र पर। तो वहां पर जरांगे जैसे लोगों को जिस तरीके से ये लोग आगे करते रहे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वगैरह, उससे भी चीजें समझ में आती हैं। और जब जब देवेंद्र फडणवीस को आगे करने की बात आती है, तब तब वहां मराठाओं की तरफ से बवाल करवा दिया जाता है। तो वहां पर जो एंटी ब्राह्मण सेंटिमेंट्स को यूज किया जाता है टूल की तरह, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको हमें देखना और समझना पड़ेगा। हालांकि खूबसूरत बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, और एकनाथ शिंदे का भी बयान आ गया कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए मतलब उस दौड़ में नहीं हूं जैसी राजनीतिक दौड़ में लोग दावेदारी करने लगते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। यानी महायुति में कोई मुख्यमंत्री
के लिए मरा नहीं जा रहा है, इतना ईगर नहीं है कि वो दावेदारी कर रहा हो उद्धव ठाकरे की तरह और नाना पटोले की तरह। मतलब जिनकी सरकार बनने की संभावना सर्वाधिक है, वहां कोई दावेदारी नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। जिनकी सरकार नहीं बन रही है, जिनकी सरकार बनने के चांसेस नहीं है और जिनकी सीटें भी उतनी नहीं आने वाली है उद्धव ठाकरे वगैरह की, वो मरे जा रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं। तो ये उल्टा ही खेल हो रहा है वहां पर। फिर भी मेरा ये मानना है, आपने जो सवाल किया है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है अंजू जी, जो मैंने कहा है कि वहाँ की जो संवेदनशीलता है मराठा पॉलिटिक्स की, वो अगर चीजें सामने आई तो फिर बीजेपी नेतृत्व एक चौंकाने वाला फैसला ये ले सकता है कि एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू किया जाए। चलिए सर, अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं ईवीएम खुलने के, और फिर उसके बाद सुबगाहट शुरू हो जाएगी किसका पलड़ा भारी रहा है। लेकिन ये भी तय है कि जैसे ईवीएम खुलेंगी तो एक जमात, जो पर्टिकुलर जमात है, जो पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है, उनका रोना धोना भी चालू हो जाएगा। तब ईवीएम भी खराब होंगे और बहुत सारे आरोप चुनाव आयोग पर मढ़ेंगे, संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लेकिन अभी चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आपने विस्तार से जानकारी दी है इस विषय पर मेरे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। नमस्कार।